हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम नवपाषाण काल तक देख चुके थे। तो अब प्रागैतिहासिक काल का भाग 2 में हम ताम्रपाषाण काल से शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है, इसमें क्या है कि नवपाषाण काल के अंत के बाद क्या है, धातुओं का इस्तेमाल शुरू होने लगा था, है ना। तो इसमें इसी क्रम में सबसे पहले जो धातु का उपयोग हुआ था वो क्या था, तांबा था। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा धातु उपयोग हुआ था, तो तांबा यूज हुआ था, इसको याद रखना, है ना। तो इस काल में क्या है कि तांबा उपयोग तो होने लगा था, लेकिन साथ में पत्थर का भी उपयोग होने लगा था, है ना। पत्थर भी उपयोग होता था साथ में, क्योंकि पत्थर तो पहले भी यूज हो रहा था और तांबा अब नया होने लगा था, तो इसलिए इसको ताम्रपाषाण युग कहते हैं, है ना। इस युग को इतिहासकार लोग इसको कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, कैल्कोलिथिक युग से क्या अर्थ है। तो इसमें ना ये ताम्रपाषाण युग से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। तो भारत में ताम्रपाषाण काल के क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, उसके बाद है फिर पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत। दक्षिण पूर्व भारत में बहुत कम क्षेत्र था, इसीलिए इसको हम ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये 3 जो क्षेत्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले आता है दक्षिण पूर्व राजस्थान का ताम्रपाषाण कालिक क्षेत्र, है ना। तो इसमें इस क्षेत्र को हम बनास या आहाड़ संस्कृति भी कहते हैं। इसका मुख्य स्थल क्या है, आहाड़ और गिलुंद। तो इसको याद रखिएगा कि आहाड़ या गिलुंद कौन से राज्य में है, तो ये राजस्थान में है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। और ये बनास और आहाड़ संस्कृति से संबंधित है। उसके बाद है ये जो क्षेत्र है वो कहाँ है, बनास घाटी के सूखे अंचलों में स्थित है। बनास क्या है, बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, आहाड़ को तांबावती भी कहा जाता था, क्योंकि भारी मात्रा में तांबा मिलता था। और हम लोग जानते भी हैं, ज्योग्राफी में पढ़े भी हैं कि राजस्थान में तांबा बहुत मिलता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, तांबावती किसे कहते थे, आहाड़ को कहते थे, है ना। उसके बाद फिर गिलुंद में तांबे के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हुए हैं। उसके बाद फिर क्या है, गिलुंद को ये आहाड़ संस्कृति का ना सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था। ठीक, तो ये गिलुंद और आहाड़, ये 2 क्षेत्र को याद रखिएगा। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, है ना, कच्ची ईंटों से घर बनाते थे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ये कूट वाले में आ सकता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग पक्की ईंटों में घर बनाते थे क्या, तो फिर ये गलत हो जाएगा। और अधिकतर मकान क्या थे कि वो मिट्टी से थोप थोप कर बनाया जाता था। ठीक, और उसके बाद फिर ये वाला क्या है, आहाड़ आहाड़ के लोग क्या थे कि पत्थरों के बने घरों में रहते थे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, अधिकतर लोग कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे तथा आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। ठीक, तो ये है आहाड़ संस्कृति, यहाँ पे है, देखिए ये है बनास नदी, ये बनास नदी है, और यहाँ पे जो संस्कृति बनी थी उसको बोलते हैं आहाड़ संस्कृति। और ये देखिएगा, आहाड़ में पत्थरों के बने हुए घर, यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होगे आप लोग, ये पत्थर का बना हुआ है, जो ये प्लिंथ टाइप का है ना वो। उसके बाद फिर आता है पश्चिमी महाराष्ट्र का ताम्रपाषाण कालीन स्थल, इसको क्या है, जोरवे संस्कृति भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोरवे संस्कृति, है ना। तो जोरवे संस्कृति कौन से काल से संबंधित है, तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर इसमें क्या है, प्रमुख स्थल कौन कौन सा है, जोरवे, नेवास, दैमाबाद और इनाम गांव। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, दैमाबाद में भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं भी मिली है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, कांसे की वस्तुएं मिली है, मतलब कि ये लोग धातु कर्म से भी संबंधित जानते थे, धातु कर्म को। मतलब क्योंकि कांसा तो हम जानते हैं कि एक मिश्र धातु है, मतलब कि ये लोग तांबा को मिला के ये मिश्र धातु बनाते थे। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र था वो इनाम गांव था। ठीक, तो इनाम गांव क्या है कि ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी, है ना। उसके बाद फिर ये इसका इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ है कि ये किलाबंदी था तथा खाई से घिरा हुआ था। ठीक, किलाबंदी किया हुआ था, मतलब कि ये कोई एकदम बड़ा शहर रहा होगा तभी यहाँ पे किलाबंदी किया गया होगा। तो ये खाई से भी घिरा हुआ था। ठीक, और उसके बाद क्या है कि इनाम गांव में चूल्हा सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान तथा गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी मिले हैं। तो ये याद रखिएगा कि गोलाकार गड्ढे वाले मकान कहाँ मिले हैं, तो इनाम गांव में मिले हैं। ठीक, तथा महाराष्ट्र के लोग क्या है, कपास, सन, सेमल, इसकी रुई से धागे बनाने लगे थे।
तो इससे सिद्ध होता है धागा बना रहे हैं मतलब कि ये लोग वस्त्र निर्माण भी जानते थे। तो फिर ये याद रखिएगा कि जोरवे संस्कृति के लोग वस्त्र निर्माण जानते थे। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, इनाम गांव में शिल्पी और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा ना। ये इनाम गांव में शिल्पी तथा पंसारी लोग पश्चिमी छोर में रहते थे, तथा जो सरदार मतलब कि जो मुखिया टाइप के लोग थे या बड़े लोग थे, वो लोग क्या थे, केंद्र में रहते थे, मतलब कि इनाम गांव के केंद्रीय स्थान में। और जो ये शिल्पी और पंसारी लोग थे वो पश्चिमी छोर पे रहते थे। ठीक, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मुखिया टाइप के जो लोग थे, अमीर लोग थे, उनके जो उन सरदार लोग और उनके संबंधियों का घर था वो आयताकार मकान था। ठीक, तथा और सामान्य वर्ग के जो लोग थे वो लोग गोलाकार मकानों में रहते थे। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, ये इनाम गांव में 100 से अधिक घर तथा कई कब्रें मिली है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। जो उसके बाद फिर क्या है, जोरवे संस्कृति की संस्कृति ग्रामीण थी, है ना। ये क्वेश्चन था, एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था, तो मैं इसको ऐड कर दिया हूँ कि जोरवे संस्कृति थी वो ग्रामीण थी, किंतु इनाम गांव तथा दैमाबाद था वो नगरीकरण के स्तर में पहुंच गया था। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि जोरवे संस्कृति कौन सी संस्कृति थी, शहरी थी या फिर ग्रामीण थी। तो इसमें ग्रामीण है, इसको याद रखिएगा। किंतु जो इनाम गांव और जो दैमाबाद है वो क्या है, एडवांस टाइप का था, तो वो नगरीकरण के स्तर पर पहुंच चुका था। उसके बाद फिर आता है, महाराष्ट्र के चंदौली तथा नेवास बस्तियों में बच्चों के जो शव थे उसे तांबे के मनकों का हार पहनाकर दफनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ये जोरवे संस्कृति से संबंधित है। तथा मृतक लोगों को क्या है, मृतक को कलश में रखकर उसे फर्श के उत्तर तथा दक्षिण दिशा में दफनाते थे। इसको याद रखिएगा। यह महाराष्ट्र में ही ऐसा होता था कि जो मृतक को दफनाते थे वो उत्तर और दक्षिण में दफनाते थे। आगे मैं सबको कंबाइंड करके बनाया हूँ तो याद रखने में आप लोग को आसानी होगा। तो किस दिशा में दफनाते थे महाराष्ट्र के लोग को, तो उत्तर और दक्षिण में, ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। तथा इसमें क्या है कि मृतक के साथ ये लोग बर्तन को भी दफनाते थे। तो बर्तन क्यों दफनाते थे, तो उन लोगों को क्या लगता था कि ये आगे किसी और मतलब दुनिया में जाएगा, तो फिर इसके लिए बर्तन काम आएगा, ये सोच के ये लोग अब इसके साथ बर्तन को दफनाते थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये देखिएगा, ये गणेश्वर और संस्कृति है, ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, और ये इसके पास ही है, आहार संस्कृति के पास ही है। तो ये आहार संस्कृति है। उसके बाद फिर ये क्या है, ये मालवा संस्कृति है, और ये है जोरवे संस्कृति, जो कुछ कुछ छत्तीसगढ़ में भी आया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में ही, है ना। उसके बाद फिर ये देखिए, ये शव दफनाए हैं, उसमें क्या है, बर्तन वगैरह को डाले हुए हैं, ये वाला चित्र था। उसके बाद फिर ये वाला क्या है, बच्चे का शव है, उसको बर्तन में डाल के ऐसे दफनाए थे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणकालीन स्थल। तो इसमें क्या था, इस स्थल को हम लोग कायथा संस्कृति या मालवा संस्कृति कहते हैं। ठीक, तो कायथा संस्कृति या मालवा संस्कृति कौन से राज्य से संबंधित है, ऐसा आएगा तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, इसका मुख्य स्थल क्या है, कायथा, नौदा टोली और एरंड। ठीक, तो ये ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है या फिर सही जोड़ी मिलाओ में भी आ सकता है। तो इसको याद रखने के लिए छोटा फैक्ट के लिए आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर है, मालवा संस्कृति के मृदभांड हैं वो उत्कृष्ट श्रेणी का माना जाता है। क्या है कि जो ये जो जोरवे संस्कृति और जो बनास संस्कृति है उसके मृदभांड क्या है, वो नॉर्मल टाइप के थे, लेकिन जो ये मालवा संस्कृति का मृदभांड है ना, वो थोड़ा चमकीला श्रेणी का था, तो इसलिए इसको ना उत्कृष्ट श्रेणी का मृदभांड माना जाता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, कायथा संस्कृति का जो मृदभांड था वो क्या है कि हड़प्पा कालीन प्रभाव दिखता है, ऐसा माना जाता है। तो ये क्या है कि देखो, जब ये कालक्रम विकास हो रहा था तो सबसे पहले क्या आया, पाषाण काल आया। उसके बाद फिर क्या आया, नवपाषाण काल आया। उसके बाद फिर ताम्रपाषाण काल। अब ये ताम्रपाषाण काल क्या है, ये पाषाण काल, ये जो पाषाण काल चल रहा था उसका, और ये जो नवीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति आने वाली थी उसका ये ट्रांजिशन पीरियड था। तो इसको याद रखिएगा कि ये दोनों के बीच का पीरियड है ताम्रपाषाण काल। तो इसीलिए कायथा जो संस्कृति था ना, उसमें क्या है, हड़प्पा, उसके जो मृदभांड है उसमें हड़प्पा कालीन प्रभाव भी दिखता है ना। और जो ये एक और पॉइंट है कि नौदा टोली कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो फिर ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, शवाधान की विधियां हैं। ठीक,
तो ये क्या है, जो पूर्वी भारत का जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है उसमें क्या है, ज़्यादातर आंशिक समाधान किया जाता था। तो आंशिक समाधान क्या होता है, देख जो शव होते हैं ना उसको ऐसी प्रकृति में छोड़ दिया जाता है कि पशु पक्षी लोग आएंगे और उसके बाद फिर उसको खाएंगे, और उसके बाद फिर जो हड्डी बचेगा उसको फिर बाद में उसको दफना दिया जाता था, या फिर ऐसे खुला छोड़ दिया जाता था। तो उसको आंशिक समाधान कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर पश्चिमी भारत में जो होता था वो क्या है, संपूर्ण समाधान। इसमें या तो जलाते थे या फिर वो दफनाते थे, तो इसको संपूर्ण समाधान कहा जाता है। ठीक, और जो दक्षिण भारत में जो होता था वो पूर्व पश्चिम दिशा में शवों को दफनाया जाता था। और ये महाराष्ट्र में क्या है, मैं पहले भी बताया हूँ कि उत्तर दक्षिण दिशा में शवों को दफनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद फिर आता है महापाषाण काल। तो महापाषाण काल क्या है कि ये कोई ऐसा काल नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें ना जो कब्र होते थे उसमें जो दफनाते थे ना, तो उसमें बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे लगा दिया जाता था, तो इसको मेगालिथ भी कहते हैं। तो इन पत्थर के कब्रों को क्या कहा जाता है, महापाषाण, और इसे मेगालिथ भी कहते हैं। ठीक, तो इसकी समाप्ति कब हुई थी, ये नवपाषाण शुरुआत इसकी कब हुई थी, नवपाषाण काल जब समाप्त हुआ ना उसके बाद फिर इस युग की शुरुआत हुई थी, इसे महापाषाण काल कहते हैं। तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, दक्कन क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र और कश्मीर का क्षेत्र। ठीक, और ये कब्रों में क्या है, लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन तथा अन्य सामान साथ में गाड़ते थे, वही कि आगे वो लोग जिस दुनिया में जाएंगे वहाँ पे ये काम आएगा, ये सोच के लोग ऐसा दफनाते थे, है ना। और क्या है कि महापाषाण काल में आंशिक शवाधान की भी प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत क्या करते थे, शवों को जंगली जानवर व पक्षी के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक, तो ये इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, महापाषाण काल किससे संबंधित है, तो इसमें ये पत्थर के कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। मतलब जो कब्र बनाते थे तो उसमें क्या है कि ऐसे पत्थर ऐसे लगा देते थे। ठीक, तो ये महापाषाण काल की विशेषता थी। उसके बाद फिर आप लोग देखे होंगे कि मतलब ऐसा सोचते होंगे कि हम लोग ये कुछ चीज़ मिला है तो वो इसका काल निर्धारण कैसे होता है कि ये हड़प्पा संस्कृति का है कि ये पाषाण काल का है। तो इसमें इसके लिए क्या करते हैं, कार्बन 14 विधि का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि क्या है, जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो उसमें कार्बन के कुछ अवयव होते हैं जिसे कार्बन 14 कहते हैं। कार्बन 14 क्या है कि कार्बन का एक अपर रूप है ना। तो क्या है कि जब जीवित रहता है तो उसका कार्बन 14 तो क्षय होते ही रहता है, साथ ही साथ में क्या है, वो भोजन और हवा के रूप में भी ना जो कार्बन 14 का ग्रहण करते रहता है। तो कार्बन 14 बनता है फिर क्षय होते रहता है, ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहता है जब वो आदमी जिंदा रहता है। लेकिन क्या है कि जब आदमी मर जाता है या फिर कोई वस्तु मर जाती है या फिर चीज़ें निष्प्राण हो जाती है तो क्या है कि उसका कार्बन 14 मिलना बंद हो जाता है। और वो लेकिन वातावरण में क्या है कि कार्बन 14 को नियमित रूप से क्षय करते रहता है, क्षय जारी रहता है, लेकिन कार्बन 14 लेना बंद कर देता है। तो फिर क्या है, कार्बन 14 की 14 में आई कमी को माप कर किसी वस्तु का काल निर्धारण किया जाता है। मतलब कि किसी वस्तु में कितना कार्बन 14 बचा है या फिर पहले कितना था, उसके अंतर के आधार पर काल निर्धारण किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कार्बन 14 की विधि। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। आज मैं जो तीन वीडियो बनाया हूँ उसका क्या है, क्वेश्चन बना के सर को दे दूंगा, सर उसमें टेलीग्राम में डाल देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तो फिर क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। और मेरे हिसाब से लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।